अच्छा, बचपन तो बहुत ठाठ बाट में अपना बीता होगा। नहीं कि मुख्यमंत्री का बेटा। तो सीबीआई ने दिखाया कि 1988 में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया। वास्तविकता है कि 1988 में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी मुख्यमंत्री थे ही नहीं। क्योंकि आपके पिताजी जगन्नाथ मिश्रा बिहार के मुख्यमंत्री रहे, तो आपकी जो राजनीति है उसको आकार देने में मददगार साबित हुई। तो मेरी राजनीति तब शुरू हुई जब मेरे पिताजी की राजनीति एकदम समाप्ति की ओर था जी। और ऐसा नहीं था कि फादर को था, फादर ने बेटे को ट्रांसफर कर दिया। कि आखिर नीतीश जी ने ये फैसला क्यों लिया जब इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। 13 अप्रैल को 2008 में बिहार के सभी मंत्रियों का विभाग बदल दिया गया। ऐसा नहीं था कि मेरा बदला। लालू जी की तो कोई गलती नहीं थी, सब कराधारा तो जगन्नाथ मिश्रा का था। पटना का एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट, उसकी ईंट डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी ने जोड़ी। ईंट उन्होंने स्थापित की 1973 में। लालू जी की सरकार ने टेक ओवर कर लिया। लालू राबड़ी देवी का शासन कैसा, और जो तेजस्वी लगातार दावे करते हैं, वो भय, वो दहशत, वो फियर, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, मौका नहीं, कि न्याय नहीं मिला, ललित बाबू की हत्या कर दी गई। ये मिस्ट्री जरूर रह गया। मतलब एक सवाल कि उनकी हत्या हुई क्यों, जी, ये कोई नहीं समझ सका, आज तक कोई नहीं समझ सका। लालू जी को ये लग रहा था कि जब तक डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की राजनीति समाप्त नहीं होगी, उनकी राजनीति उदय नहीं होगी। तो वहां जिन्होंने भी फोन किया उन्होंने कहा कि नहीं, उनसे नहीं बात करनी, मंत्री आप बन रहे हैं, आपसे बात करेंगे। तो मैं तो अचंभित था कि मैं मंत्री बन रहा हूं, मतलब कल्पना नहीं था। चौंक गए, एकदम चौंक गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट का पॉडकास्ट और मैं हूं चंदन झा। आज हमारे साथ एक ऐसे राजनेता हैं जो अपनी समझदारी, दूरदृष्टि और सादगी के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ हैं बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा, बचपन से ही ये लालसा कि हाँ राजनीति में ही जाएंगे, या फिर कोई परिस्थिति ऐसी बनी? नहीं, कभी नहीं। मतलब मुझको लगता है कभी राजनीति के बारे में सोचे ही नहीं थे, कभी मन में नहीं आया, ना कभी स्कूल में, ना कभी कॉलेज में। हमको लगता है बहुत बार परिस्थिति और डेस्टिनी आपसे वो काम करा देती है जो शायद आपके लिए, शायद ईश्वर ने कोई रास्ता चुना हुआ हो। कभी नहीं सोचे, परिस्थिति हुई, अचानक राजनीति में आना हुआ, बाहर से पढ़ाई करके आए जी। और 2000 का विधानसभा का चुनाव था, तो अचानक कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि चुनाव लड़े और पहला चुनाव में सफल नहीं हुए, लेकिन उसके बाद से चलता रहा। लेकिन जो आपने पूछा कि कभी राजनीति शुरू से सोचे हुए थे कि करना है, वो कभी मन में नहीं था। कभी नहीं? कभी नहीं। अच्छा, बचपन तो बहुत ठाठ बाट में अपना बीता होगा। नहीं कि मुख्यमंत्री का बेटा। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि ही रही। मतलब हमारे पिताजी की या सबकी, फिर पिताजी का एकेडमिक्स में बहुत रुचि था, प्रोफेसर भी हुए, कॉलेज में रहे, तो पूरा परिवार मुजफ्फरपुर में ही रहा, क्योंकि वो एलएस कॉलेज में प्राध्यापक थे हमारे पिता। बाद में फिर 68 का चुनाव जब एमएलसी वाला हुआ, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो वो लड़े, निर्वाचित हुए। फिर पटना हुआ, तो मेरा जो जन्म हुआ वो उस समय वो विधान परिषद के सदस्य के बाद पहला विधानसभा चुनाव भी लड़ लिए थे। तो 73 का मेरा जन्म है, 72 में पहली बार झंझारपुर से वो विधायक हुए, 68 में वो एमएलसी थे। ठाठ बाट आप यूँ कहिए कि मतलब इतना ज़रूर है कि जो संघर्ष शायद हमारे पिता ने किया, वो संघर्ष मैंने नहीं देखा। लेकिन हम लोग का परिवार बहुत सादगी से हमेशा रहा और कभी भी हम लोगों में आप जिसको कहिए कि ठाठ बाट या ऐसा वैसा नहीं। मतलब मुझको लगता है एक कोई ऐसा फैमिली जो एक पूर्णतः एक एकेडमिशियन रहा हो, तो वही माहौल घर का भी रहा, चाहे वो फादर के की सोच में या हमारी माँ के सोच में। तो कभी महसूस नहीं हुआ मुझको। लेकिन अब लोग क्या सोचते होंगे उस पर मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, जो अपब्रिंगिंग रही वो एकदम वैसा नहीं रहा जो आज के समय में आप जैसा सोच रहे होंगे। मतलब मुझको लगता है कि एक साधारण जो स्कूल में भी रहे, तो हमारे जो मित्र, मुझको नहीं लगता कि कभी किसी को भी एहसास हुआ होगा हमारे बैकग्राउंड को लेके, या कि भाई ये फलाना है या ऐसा है। हम लोग सामान्यतः ही रहे। अच्छा, ठसक नहीं कि हाँ सीएम का बेटा है? नहीं, मुझको कभी ये, मैंने अब आप विश्वास करें नहीं करें, मतलब, लेकिन वास्तविकता कभी ये मन में नहीं आया। और बहुत बार ऐसा भी मैंने देखा है, जो नज़दीक से मुझे जानते हो कहेंगे, बहुत बार अपना परिचय देने में भी हेजिटेशन होता रहा। मतलब हमेशा लगा कि नहीं ठीक है, मतलब उसमें अलग क्या है,
मतलब वो कोई आप ऐसी चीज़ हैं जो अस्थाई नहीं है। आप जिस दिन आप पद धारण करेंगे उस दिन एक चीज़ निश्चित है कि आपके नाम के आगे पूर्व लगना ही है, आपको हटना ही है। तो उस चीज़ को मन में दिमाग में क्यों रखना है, या जिसको कहते हैं कि इस चीज़ को दिमाग में क्यों हावी होने देना है। और सो भी जब आप जनता के लिए अकाउंटेबल है तो ये चीज़ जिसके मन में आया तो वो तो फिर गया वो तो गया। अच्छा, थोड़ी सी जानकारी अपने फैमिली के बारे में कि अभी कौन कौन है, क्या कर रहे हैं लोग। देखिए, अब तो फादर मदर रहे नहीं, और हम 6 हम लोग भाई बहन हैं, और मैं सबसे छोटा हूँ। सभी लोग हम अब पूर्णतः रिटायरमेंट वाला एज में लोग जा चुके हैं। तो बड़े भैया भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्विस में थे, वो भी रिटायर हो गए। तो अब सब लोग मुक्त वो हैं। पटना में सिर्फ मैं रह रहा हूँ, बाकी अधिकांश लोग सब दिल्ली में ही हैं। पटना में मैं हूँ, हमारी फैमिली है। चूँकि आपके पिताजी जगन्नाथ मिश्रा बिहार के मुख्यमंत्री रहे, तो उनकी जो सोच थी वो जो आपकी जो राजनीति है उसको आकार देने में मददगार साबित हुई। देखिए, 2-3 चीज़ देखना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले ये समझें, अब जैसे पहली बार वो 1975 में सीएम बने, मैं 2 वर्ष का था। दूसरी बार वो भी बहुत लिमिटेड समय। बहुत बार लोगों को लगता है कि 3 बार मुख्यमंत्री यानी 15 साल। तो उस दौर को याद कीजिए तो 20 वर्ष में 11 मुख्यमंत्री हुए थे 70 और 80 के दशक में। जी। तो बहुत बार मन में लोग को लगता होगा कि 3 टर्म रहे, वो 15 साल रहे, किसी और पूर्व मुख्यमंत्री की चर्चा ही नहीं होती है। तो अगर ऐसे आप देखिएगा तो मतलब कहीं लगता है कि बिहार में या तो अभी का सेटअप है या इससे पहले पूरा लगता है कि डॉक्टर मिश्री थे। तो वास्तविकता है कि उनके 3 टर्म को मिला दीजिए तो जोड़ के 5 साल होता है। तो जब 80-83 में वो बने, जो 3 साल का उनका कार्यकाल था, मुझको लगता है मैं 3री-4थी कक्षा में था। और जब वो अंतिम बार सीएम बने 3 महीना के लिए, तो मुझको लगता है मैं 11वीं कक्षा में था। और मेरी जो राजनीतिक शुरुआत हुई, देखिए राजनीतिक व्यक्ति का जीवन कभी एक समान नहीं रहता है, वो ऊपर जाता है तो फिर नीचे भी आता है। तो मेरी राजनीति तब शुरू हुई जब मेरे पिताजी की राजनीति एकदम समाप्ति की ओर था। जी। कोई ऐसे बड़े राजनीतिक दल में वो नहीं थे, कुछ नहीं थे, एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़ चुके थे, चुनावी राजनीति छोड़ चुके थे। तो मेरी राजनीति बहुत बार लगता है कि आसान से मुझको परोस के मिला, तो वो तो एकदम गलत है। मतलब मुझको संघर्ष करना पड़ा, अपने आप को साबित करना पड़ा मुझको। और ऐसा नहीं था कि फादर को था, फादर ने बेटे को ट्रांसफ़र कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। और जो आपने प्रश्न किया ना, सबसे बड़ी बात है ये, जो मुझको लगा कि पर्सन टू पर्सन कनेक्ट, जनप्रतिनिधि बहुत होंगे, लेकिन एक परिवार के सदस्य की तरह आप अपने लोगों को देखिए। आपसे कोई मिलने आ रहा है, कोई डिफरेंस मत रखिए। अगर हम किसी का काम कर रहे हैं तो हम किसी का सरनेम पूछ के थोड़ी करते हैं। मुझको लगता है कोई मेरे पास आया है, उसको कोई मदद की आवश्यकता है, मैं उसकी मदद करूं। जी। तो ये सोच हमारी शुरू से रही, और ये मुझको लगता है ये स्वाभाविक रूप से मुझ में है। ऐसा नहीं है कि मुझको ये अपने आप में लाना पड़ा या मैंने किया। मुझको लगा कि जो मैंने देखा बचपन से वो मेरे मन में है और वो मेरे एक्शन में दिखता है। अच्छा, पिताजी कभी कहे कि नहीं चुनाव अब लड़ो, अब लड़ना चाहिए? नहीं, कभी नहीं। अगर आप विश्वास कर, मेरे घर में कोई नहीं चाहता था कि हम लोग पॉलिटिक्स में आए। और मैंने कहा ना कि शायद परिस्थिति हो जाती है। मतलब अब जैसे लंबा समय उनका कांग्रेस में बीता, फिर कांग्रेस से वो अलग हो गए, फिर उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई। 95 का विधानसभा चुनाव अगर आप याद करेंगे तो वो विधानसभा नहीं लड़े। तो लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारे परिवार से कोई लड़ा, कोई नहीं लड़ा। फिर 2000 के चुनाव में जब उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई हुई थी, तो ऐसे ही मुझको लगता है कि बातचीत में कोई नहीं तैयार थे घर से लड़ने के लिए। तो मैं आया था बाहर से पढ़ वढ़ के, लगा कि ठीक है कुछ करना चाहिए। तो डिस्कशन में ऐसे ही आया कि मतलब ऐसा नहीं कहा कि आपको लड़ना है जी। उन्होंने ऐसे ही पूछा क्या मतलब मन में कभी आता है क्या कि लड़ सकते हैं। तो मुझको लगा कि अगर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आपको मिलता है तो आप सही में अगर कुछ बेहतर करना चाहते हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो बड़ा सशक्त माध्यम है ये। तो मुझको लगा कि नहीं चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं। वहाँ से वैसे शुरुआत हुई। अच्छा, राजनीतिक विरासत को लेकर कई दफ़े ऐसे खबरें आ जाती हैं, लोग कानाफूसी करने लगते हैं कि संघर्ष हुआ परिवार में। नहीं, ऐसा नहीं है कि जगन्नाथ मिश्रा की विरासत को कौन संभाले? नहीं, देखिए मुझको लगता है ना, मतलब ये विरासत और ये चीज़, देखिए एक वास्तविकता है कि हम जिस परिवार से आते हैं उसका लगभग 100 वर्ष का इतिहास है। और मुझको लगता है जब 1900, अगर मैं सही हूँ तो 1926 जब बिहार उड़ीसा भी एक था, तो उस समय की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह बनी थी, तो उस समय भी हमारे परिवार से हमारे एक चाचा जी उसके सदस्य थे, पंडित राजेंद्र मिश्र।
तो वो एक चलता आया, फिर ललित नारायण मिश्र जी आए। तो मुझको लगता है कि विरासत वाली बात मतलब ठीक है वो, लेकिन फैमिली में कभी किसी ने कोई ऐसा नहीं रहा कि हमारे यहाँ अगर आप पूछ रहे हैं कि हमारे भाई या बहनों में किसी को ऐसा रहा, किसी का वो नहीं था। हमको लगता है एक नेचुरल चॉइस था, या जिसको कहिए ना कि जैसे मैंने कहा कि ईश्वर शायद आपके लिए कोई भूमिका लिखते हैं, जी। तो वो शायद भूमिका मेरे लिए उन्होंने लिखी हुई थी। मैं घर में सबसे छोटा था, तो मतलब मेरे चुनाव लड़ने की उम्र ही कब हुई होगी, मतलब आप समझिए 98-99 के बाद मतलब ही मैं वोटर, मतलब मैं चुनाव लड़ने के एज में आया। जी जी। और 99-2000 में हमारे पिताजी की राजनीति कहाँ थी ये भी आप जान रहे हैं। तो इसलिए मुझको लगता है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि थिंग्स आर स्क्रिप्टेड, चीजें लिखी हुई होती हैं, लिखी हुई है। लिखी हुई होती हैं। अच्छा, एक वाक्य उस समय बहुत, आप जब गन्ना उद्योग मंत्री बने थे नीतीश जी के मंत्रिमंडल में, और उसमें आपको एकदम ये कर दिया गया था, विभाग लगता है बदल दिया गया था। बात बहुत पुरानी है, मैं उस समय छात्र हुआ करता था। तो बहुत लोगों को चुभा कि आखिर नीतीश जी ने ये फैसला क्यों लिया जब इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। तो उस चीज को हम चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट से लोग समझे आज कि वो क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैंने बताया कि 2000 का चुनाव में लड़ा, मैं हारा। 2005 को अगर आप याद करें तो 2 चुनाव हुए थे बिहार में। तो एक तो फरवरी का चुनाव हुआ, तो जब आप चुनाव हारते हैं तो फिर लगता है, मन में आता है कि क्या कभी आप जीत पाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं वो लगता है, मन में एक रहता है। तो फरवरी का चुनाव हुआ, हम जनता दल यूनाइटेड में उस समय थे, जदयू में थे, तो चुनाव जीते। लेकिन वो भी घटना आपको याद होगी कि अचानक मध्य रात्रि में विधानसभा भंग कर दिया गया। तो फिर लगा चुनाव होगा, तो जब पहले ये लगा कि विधानसभा भंग हो गया, फिर चुनाव होगा, आप मतलब वास्तविकता है जो विधायक चुन के आए क्या बीती होगी उन पे। और उस समय वो वैसे विधायक थे जो सदन ही नहीं गए। तो बहुत बार तो चर्चा होती थी कि अभूतपूर्व विधायक है, मतलब अभूतपूर्व विधायक है कि ये ऐसे विधायक जो कभी सदन ही नहीं गए। हाँ। फिर जब दोबारा चुनाव हुआ तो फिर वो कहा कि चीजें लिखी होती हैं। मैं जो मुझको लगता था मैं विधायक ही हो गया, वही अपने आप में मुझको लगता था कि एक बात है। तो आप जिस समय का आप जिक्र कर रहे हैं, तो मैं विधायक के शपथ से पहले मंत्री का शपथ लिया उस समय 24 नवंबर को जब सरकार बनी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। और मुझको याद है एक वाक्य, इसी से जुड़ा हुआ, विभाग क्यों हुआ वो बताता हूँ, लेकिन एक प्रसंग याद आ गया मुझे कि मुझे फ़ोन आया 24 नवंबर के सुबह में 2005 में, जब गांधी मैदान में शपथ होना था आदरणीय नीतीश जी का। तो फ़ोन आया उनके कार्यालय से, तो कि साहब मतलब बात करेंगे। तो मुझे लगा कि मुझसे क्यों बात करेंगे, मतलब मैं जिस स्तर पर था और आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस स्तर पे थे, मतलब एक अभिभावक स्वरूप, तो मुझको लगा मुझसे क्यों, हो सकता है हमारे पिताजी से बात करें। हाँ। तो मैंने कहा कि मैं फ़ोन दे रहा हूँ पिताजी को। तो वहाँ जिन्होंने भी फ़ोन किया उन्होंने कहा कि नहीं, उनसे नहीं बात करनी, मंत्री आप बन रहे हैं, आपसे बात करेंगे। तो मैं तो अचंभित था कि मैं मंत्री बन रहा हूँ, मतलब कल्पना नहीं था, चौंक गए, एकदम चौंक गए। हाँ। उसके बाद विभाग जब मुझे मिला गन्ना उद्योग, तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं आपको बहुत चुनौतीपूर्ण काम दे रहा हूँ और ये आपको करना है। और आप सही मानिए, आज बहुत बार आप भी देखते होंगे, आप भी उसी क्षेत्र से हैं, चीनी मिल का क्या हुआ, नहीं हो पाया, ये हो पाया। अगर आप विश्वास करें तो पूरी बंद चीनी मिल का रिवाइवल का पूरा प्लान हमने बनाया, मंत्रिपरिषद से स्वीकृति ली, पहली बार प्रोत्साहन नीति हम लोगों ने बनाई 2006 में। कभी पॉलिसी नहीं थी गन्ना आधारित उद्योग के लिए, बहुत कुछ हम लोगों ने किया। और बंद चीनी मिल को, क्योंकि मामले हाईकोर्ट में थे, अगर आप याद करेंगे, हाँ, 90 के दशक में सारी चीनी मिल बंद थे, तो मामले हाईकोर्ट में चले गए थे लिक्विडेशन के लिए। लिक्विडेशन है लास्ट स्टेज है कंपनी के वाइंड अप करने का। तो हम लोगों ने केस विड्रॉ किया कि नहीं, अब इसका हम लोग कुछ प्लान बनाते हैं। किसानों का बकाया था लगभग 8 करोड़ 84 लाख, वो हम लोगों ने पेमेंट किया। एम्प्लॉयज़ का, कर्मचारियों का सेटलमेंट प्लान बनाया, सब कुछ किया। निविदा हम लोगों ने निकाली। और मुझको अच्छे से याद है कि 31 मार्च 2008 को पश्चिम चंपारण का लौड़िया चीनी मिल और पूर्वी चंपारण का सुगौली चीनी मिल का जो 10% राशि उनको देना था, वो राशि हम लोग के पास आई। मुझको लगा कि बहुत बहुत बड़ा, एक समझिए कि आप एक बंद चीनी मिल को आप फिर से चलाने का ऐसा टास्क आपको मिला, वो कर रहे हैं। लेकिन 13 अप्रैल को 2008 में बिहार के सभी मंत्रियों का विभाग बदल दिया गया। ऐसा नहीं था कि मेरा बदलाया। और मंत्री आप किसको बनाएंगे, मंत्री के जिम्मे विभाग कौन सा होगा, ये तो माननीय मुख्यमंत्री का निर्णय है।
ना आप जाके बोलते हैं कि मुझको मंत्री बनाइए, ना आप बोलते हैं कि मुझको ये विभाग दीजिए। तो उस समय हम लोग 26 ही मंत्री थे, और 26 मंत्री थे। अब तो लोग हम उस समय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, अगर आप याद करेंगे, याद है जी। तो 10 मंत्री बने थे जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे जी। और 16 मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को लेके कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज, स्टेट मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज। तो 13 अप्रैल को सभी का विभाग बदल गया। तो जब सभी का विभाग बदल गया तो मेरा भी बदल गया। तो जो प्लान हमने शुरू किया था, नई चीनी मिल का भी प्रस्ताव आया था, लगभग 20,000 करोड़ का प्रपोजल आया था, भारत सरकार से अनुमति उस समय नहीं मिली, बहुत सारी चीजें उस समय हुई। अगर वो प्रयास था, मधुबनी के लिए भी एक आया था, चीनी मिल का बहुत बड़ा प्रस्ताव आया था। ज़मीन का कुछ लोगों ने माहौल खड़ा कर दिया उस समय कि भाई ज़मीन का ज़बरदस्ती अधिग्रहण हो रहा है, बहुत कुछ हुआ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, 2 चीनी मिल आज भी चल रही हैं। जो चीनी मिल चल नहीं सकी वो फिर बाद में सरकार ने, मैं उस समय मंत्री नहीं था, बाद में सरकार ने उसको बियाडा को ट्रांसफ़र कर दिया इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर, और आज फिर उसकी ज़मीन पर कुछ जगह अन फैक्ट्री लग रही हैं। जो चीनी मिल वाइबल नहीं थी क्योंकि सारी चीनी मिल पुरानी थी, तो उस परिस्थिति में वो चलाई नहीं जा सकती थी, तो उसमें नया इन्वेस्टमेंट करना था। फिर एक दौर ऐसा आया कि शुगर इंडस्ट्री रिसेशन में चला गया, नए निवेश नहीं आ रहे थे, तो कुछ ना कुछ ऐसा कारण होता चला गया। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, बहुत कई बार सोशल मीडिया पर भी वायरल, और तरह तरह की बातें समाज में, राजनीति में भी। चारा घोटाला पे हम चाहेंगे कि आप एकदम दिल की बात बताइए और सही सही क्या है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ना लालू जी की तो कोई गलती नहीं थी, सब कराधारा तो जगन्नाथ मिश्रा का था, उन्होंने ही सब कुछ किया, बस लालू जी तो फंस गए। मतलब ये क्या है इसकी से? हृदय से आपका धन्यवाद कि ये प्रश्न आपने मुझसे पूछा। और मुझको लगता है जो ये लिखते हैं सोशल मीडिया पे, मैं भी हूँ, मैं भी देखता हूँ, लोग लिखते हैं, अगर उन्हीं से हम पूछ दें, या एक सेकंड के लिए मैं आप ही से पूछ दूं कि डॉक्टर मिश्र पर आरोप क्या थे सीबीआई के, वो आप बताइए, तो शायद आप भी नहीं जान पाएंगे, शायद आपको भी ध्यान पर नहीं आएगा। तो हम लोग तो सीधे सोशल मीडिया पे लगता है कुछ भी लिख दीजिए। फॉर्डर स्कैम था क्या? फॉर्डर स्कैम 96 में सरफेस किया। ट्रेजरी से एक्सेस विड्रॉल था जब बिहार झारखंड एक था। एक्सेस विड्रॉल की बातें फाइनली सामने आई और वो चाईबासा ट्रेजरी से सामने आई। विजय शंकर दुबे जी उस समय फाइनेंस कमिश्नर थे, उन्होंने डिडक्ट किया, फिर केसेस हुई, बाद में पीआईएल हुआ, केस फिर सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में गया, पटना हाई कोर्ट ने फिर मॉनिटरिंग की केस की। तो फॉर्डर स्कैम का जो सीबीआई ने जांच किया उसका पीरियड क्या था? पीरियड था 1990 से 1996 के बीच का एक्सेस विड्रॉल। अब 1990 और 96 में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी किस भूमिका में थे? अब ये तो नहीं है कि मैं कोई भी चेक कर लीजिए, वो किस भूमिका में थे। 10 मार्च 90 को नई सरकार बन गई, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी मुख्यमंत्री नहीं रहे। उससे पहले मात्र वो 3 महीना थे। उससे पहले 1983 के 14 अगस्त तक थे, 3 साल। तो 83 से 90 7 साल। और 90 से 96 के बीच में किनकी सरकार थी, कौन मुख्यमंत्री थे, कौन वित्त मंत्री थे? कहने के लिए आप कुछ भी लिखिए, क्योंकि हम करते क्या है, केस के मेरिट पर हम नहीं जाते हैं, केस के आरोप पर नहीं जाते हैं, केस के साक्ष्य पर हम नहीं जाते हैं, हम उसको जात से देख लेते हैं। क्योंकि जात एक इस ढंग से आप समझिए लोगों के अंदर वो उसके माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। 90 से 94 के बीच में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र नेता प्रतिपक्ष थे, नेता विरोधी दल आज भी हैं, एक सज्जन है नेता विरोधी दल। तो क्या नेता विरोधी दल की भूमिका और मुख्यमंत्री की भूमिका एक हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो अब जो ये कहते हैं या लिखते हैं, उन विद्वानों को मैं ये कहूंगा कि भाई आप बताइए ना कैसे 94 में वो राज्यसभा चले गए डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी, 94 से 2000 वो राज्यसभा में रहे, 96 तक जांच हुई। जांच की जब हुई उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? थोड़ा याद कीजिए, 97 में, 96, 97 में, 98 में किसकी सरकार थी? आपको भी अचानक में ध्यान नहीं आ रहा है? ये मतलब इन्हीं लोग की सरकार। हाँ, इन्हीं लोग की सरकार, इन्हीं लोग की सरकार थी। जो थर्ड फ्रंट या नेशनल फ्रंट क्या बना मुझको नहीं, इन्हीं की सरकार थी। देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, आईके गुजराल जी प्रधानमंत्री थे। तो ये सीबीआई जांच किस समय हुई? उसके बाद अगर आप कहते हैं कि नहीं पहले हुआ, डॉक्टर मिश्र जी जब मुख्यमंत्री थे तब हुआ, तो 80 से 83 की आप बात करते हैं, तो सीएजी क्या कर रहा था?
सीएजी कौन है, वो चेक करता है, ऑडिट करता है। जी। तो 80 से 83 की उनकी अवधि थी, तो 80 से 83 की अवधि का एक्सेस विड्रॉल का जांच करने से किसने रोका? दूसरी बात, आप कह सकते हैं कि नहीं बायस था कोई, तो 2004 से 14 केंद्र में किसकी सरकार थी? जिस सरकार के पास इतनी शक्ति, इतना पावर था कि 2005 में एक निर्वाचित सदन को भंग कर सकता था, तो सीबीआई के जांच के दायरे को आप बढ़ा देते। आप 90 से 96 क्यों जांच कर रहे हैं? आप जांच कीजिए, आप 1952 से जांच कीजिए, आप 1980 से जांच कीजिए, किसने आपको रोका? जी। 80 से 83 से पहले डॉक्टर मिश्र मुख्यमंत्री कब थे? 75 से 77, 2 वर्ष। फिर 77 से 80 क्या हुआ? 83 से 90 क्या हुआ? तो कोई कह दे, और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, मैं आपके माध्यम से पूछूंगा सबसे, विडंबना क्या रही चंदन जी कि डॉक्टर मिश्र जी 20 वर्षों तक ये लड़ाई अकेले लड़े, कोई पार्टी उनके साथ नहीं था, वो किसी राजनीतिक दल में नहीं थे, उनके कोई विधायक नहीं थे, उनकी सरकार नहीं थी, उनकी बात रखने वाला कोई नहीं था, हमेशा वो बोलते रह गए। अब मैं अगर आपको बोलूं तो आपको विश्वास नहीं होगा कि सीबीआई ने जब गवर्नर का सैंक्शन लेना पड़ता है, जो न्यायिक प्रक्रिया में अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं तो गवर्नर का सैंक्शन लेना होता है, तो सैंक्शन लेने के लिए जो 1997 में पहला केस जब हुआ, तो जब गवर्नर AR किदवई साहब थे, तो सीबीआई ने दिखाया कि 1988 में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया। वास्तविकता है कि 1988 में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी मुख्यमंत्री थे ही नहीं। अब डॉक्टर मिश्र पर आरोप क्या है? 3 अनुशंसा पत्र उन्होंने लिखे, मात्र 3 लेटर। और आप भी जानते हैं कि नेताओं के पास, लीडर्स के पास, प्रतिनिधियों के पास लोग अनुशंसा कराने आते हैं, तो उन्होंने 3 पत्र लिखे। और सीबीआई का भी सुप्रीम कोर्ट में 1998 में एफिडेविट है, एक उनके एसपी हुआ करते थे कामोदी करके, कि इनका एक्सेस विड्रॉल में कोई हाथ नहीं है, इन्होंने संरक्षण दिया। संरक्षण क्या दिया? 3 लेटर लिखा उन्होंने। आज भी मेरे पास मंत्री के तौर पर या पूर्व में जब सरकार में मंत्री था, अनेकों पत्र MLAs MPs के आते हैं। आज आप किसी पदाधिकारी की पोस्टिंग, अच्छा जब वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने लिखा तो निर्णय तो सरकार को लेना था ना। आज नेता प्रतिपक्ष कोई पत्र लिखते हैं तो निर्णय तो सरकार लेगी कि इसको हमको करना है या नहीं करना है। बाध्यकारी तो नहीं है, ये निर्णय किसने लिया? तो आप अनुशंसा, और क्या डॉक्टर मिश्र पर कभी ये आया कि उन्होंने प्रॉपर्टी बना ली? क्या उनके पास वो डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का केस हुआ? कहीं चर्चा होती है कि भाई अकूट संपत्ति बना ली, यहां कर लिया, वहां कर लिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये कहानी शुरू कहां से हुई? 1997 में पटना हाईकोर्ट ने जस्टिस धर्मपाल सिन्हा जी, और जस्टिस धर्मपाल सिन्हा जी आपको ध्यान नहीं होंगे, लेकिन राज्य पिछड़ा आयोग के फिर वो अध्यक्ष बने। उन्होंने डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी को अग्रिम जमानत दी, एंटीसिपेटरी बेल दिया। और इंटायर फॉर्डर स्कैम में किसी भी व्यक्ति को, विशेष तौर से किसी भी नेता को, एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिला जी। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि धर्मपाल सिन्हा जी ने दिया, जो राज्य पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल दिया। तख्ता क्या लगा अगले दिन? लालू को जेल, मिश्रा को बेल। भाई कोई भी कोर्ट फैसला करता है तो साक्ष्य के आधार पर करता है, आपके आरोप के आधार पर करता है, या आप सिर्फ कह देंगे? तो जिन्हों जो ये बात कहते हैं कि नहीं, बहुत बार हम भी देखते हैं कि उन्होंने शुरू किया, भाई आपके कह देने से होगा? फैक्ट्स क्या है? या बोलना है तो आप कुछ भी किसी के बारे में बोल दीजिए, कौन रोक सकता है? लेकिन एक चूक तो हो गई ना, अनुशंसा पत्र वाली। आप उसको चूक मानिए, हम लोग भी लिखते हैं ना। हाँ। आप अनुशंसा पत्र तो आज भी लोग लिखते हैं। क्या उसके बाद विधायकों ने अनुशंसा पत्र लिखना छोड़ दिया? और अनुशंसा हमने क्या किया? हमने मुख्यमंत्री जी को लिखा कि आप देख लीजिए। तो मैंने कह दिया कि नहीं, अनुशंसा एक MLA ने किया या नेता प्रतिपक्ष ने किया तो हो गया कि वो आरोपित। भाई आपने फैसला किसने किया? अगर सरकार को लगा कि ये पत्र सही नहीं है या ये गलत सिफारिश कर रहे हैं, तो निर्णय आपने क्यों लिया? आप निर्णय नहीं लेते। आज भी अगर कोई माननीय विधायक या माननीय सांसद हमको कोई पत्र लिखते हैं तो विभाग तो अपने विवेक से निर्णय लेता है ना कि यार किसी का अनुशंसा पत्र मेरे ऊपर बाध्यकारी हो जाती है। अगर मैं आज मिनिस्टर भी हूं, मैं अगर मान लीजिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को ही कोई लेटर लिखता हूं, तो क्या वो CM पे बाइंडिंग है? मैं तो उनके सरकार का हिस्सा हूं। तो कोई MLA लिख रहा है या लीडर ऑफ अपोजिशन कोई पत्र लिख रहा है, तो वो सरकार पर बाइंडिंग कैसे है, बाध्यकारी कैसे है? और मान लीजिए 3 अनुशंसा पत्र कभी डिनाई नहीं किया, लिखा है उन्होंने।
और 3 अनुशंसा पत्र का भी आधार है। एक बार कुछ एमएलए के लेटर को उन्होंने फॉरवर्ड किया। अच्छा। अगर अग्रसारित होता है ना, आप जी, इसको हाँ, अग्रसारित कर दीजिए। किसी जी। विधायक ने लिखा तो उन्होंने पत्र को अग्रसारित कर दिया। तो इससे मान लीजिए 3 अनुशंसा पत्र पर अगर आप कह देंगे कि उन्हीं के समय में शुरू हुआ और जो सरकार में रहे, भाई ठीक है, जो 90 से 96 का अवधि मैंने तो विस्तार से बताया, तो उसमें फिर आपको उस समय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की भूमिका क्या थी। और आज आप देते हैं कि फिर बाद में जब 2 केस में ऑनरेबल कोर्ट ने डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को बरी किया, तो आप फिर जात के चश्मे से देखते हैं। तो मैं वही पूछता हूं कि विद्यासागर निषाद जी कौन है, और विद्यासागर निषाद जी किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं? राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, उनको भी तो कोर्ट ने बरी किया। ऐसा तो नहीं है कि खाली मिश्रा को बेल या मिश्रा को बरी कर दिया और निषाद को जेल कर दिया। भाई विद्यासागर निषाद जी भी बरी हुए, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी भी बरी हुए। तो जब कोर्ट ने उनको बरी किया, और 2 मामले, फिर जब मैं ये कहता हूं तो कहते 2 मामले हैं जो माननीय रांची उच्च न्यायालय में अपील में पेंडिंग है, और वो अपील में पेंडिंग है। और उसके तरफ से मैंने जब डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी नहीं रहे तो कोर्ट में मैंने अर्जी दी कि मैं इस केस को मैं लड़ना चाहता हूं। अच्छा। क्योंकि मैं जानता हूं कि वो गलत है। 88 में आप मुख्यमंत्री नहीं है तो कोई कैसे साबित कर देगा? अच्छा, कभी मतलब ये तो ये है टेक्निकल बात आप बता रहे थे, कभी मतलब बाबूजी से चर्चा हुई थी इस पर कि हाँ सही में कैसे हुआ, क्या हुआ? नहीं, एकदम देखिए, क्योंकि मैं इसलिए इतना जानता हूं क्योंकि मैं जब पढ़ाई करके जब वापस आया, मैं ये केस देख रहा था उनका, और मैंने पूरी चार्जशीट पढ़ी है, मैंने कोर्ट में वकील के आर्गुमेंट सुने, तो मैं जान रहा हूं। और मैं वास्तविकता है, क्योंकि मैं समझ सकता हूं। आप बताइए ना, क्या भूमिका हो सकती है उनकी? कोई नेता विरोधी दल क्या कर सकता है गवर्नमेंट फंक्शनिंग में? हमको ये आश्चर्य लगता है। आप सिर्फ जात के आधार पर कर दीजिए, किसी को आप फांसी दे दीजिएगा। भाई वो इंसान के लिए, मेरे लिए कानून अलग बनेगा और दूसरे के लिए कानून अलग बनेगा। कानून तो भाई हमारे देश में तो सबों के लिए बराबर है ना। सबों के लिए बराबर है। क्यों जात के आधार पर कानून बनता है? नहीं। अच्छा, लेकिन एक और है, अफवाह या जो भी हो, हम चाहेंगे कि उसके बारे में आज जवाब दीजिए आप, कि जब शुरुआत में लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने और विपक्ष की भूमिका में जगन्नाथ मिश्र आए, तो टिप्स लेकिन वही देते थे लालू प्रसाद को, जहां सत्ता कैसे चलती है। नहीं, मुझको लगता है जितना उन्होंने प्रताड़ित किया हमारे फादर को, किसी ने नहीं किया। और मुझको लगता है ये जो कहते हैं, मतलब वो एकदम गलत है। क्योंकि अगर ऐसा रहता, 2-3 उदाहरण देंगे। अब लैंड सीलिंग, मतलब हम लोग जमीन, आप शायद अगर आप अवगत होंगे कि भूदान आंदोलन में आचार्य विनोबा भावे जी के साथ हमारे पिताजी उनके सानिध्य में रहे, बहुत हमारे परिवार के हजारों एकड़ भूमि हम लोगों ने दी। लैंड सीलिंग केसेस, जमीन के केसेस होते हैं, बहुत सारे केसेस थे जो एक डिस्पोजल हो गए। लालू जी की सरकार में सारे केसेस को फिर से खुलवाए गए, जो मामले निष्पादित हो चुके थे सारे केसेस को खुलवाए गए। पटना का एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट, जो पटना में एकदम समझ लीजिए पटना उच्च न्यायालय के सामने है, जी, उसकी ईंट डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी ने जोड़ी। ईंट उन्होंने स्थापित की 1973 में। लालू जी की सरकार ने टेक ओवर कर लिया। छोटा सा उदाहरण, हम लोग का पैतृक गांव का पहले अनुमंडल बीरपुर हुआ करता था, जो उस गांव से 12 किलोमीटर है। उन्होंने उसको त्रिवेणीगंज कर दिया, जो 60 किलोमीटर है। अब इसके अगर कोई अब टिप्स लेंगे, ये वो तो पर्सनल लड़ाई लड़ रहे थे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि लालू जी को यह लग रहा था कि जब तक डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की राजनीति समाप्त नहीं होगी, उनकी राजनीति उदय नहीं होगी। और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र किसी वर्ग के नेता नहीं रहे। पूरे अपने सार्वजनिक जीवन में मात्र 8 वर्ष वो किसी पद पर रहे। और आप भी जानते हैं जितनी बड़ी संख्या में लोग से उनका जुड़ाव रहा, कैसे रहा। यहां तो मैं आज पद पे नहीं रहूंगा, कल शायद कोई मिलने ना आए, लेकिन उन व्यक्ति की पूंजी यही रही कि लोगों से जुड़े रहे और उनके साथ जो संबंध थे। और मैं आपको और बता दूं, आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी ने जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, तो उनकी एक लेख प्रकाशित हुई। और जो लेख प्रकाशित हुई है उसमें एक पैराग्राफ उन्होंने डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र पर लिखा है। और क्या लिखा है कि जब कर्पूरी जी ने जब रिजर्वेशन लाया, तो उन्होंने लिखा है कि एकमात्र डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी थे जिन्होंने कर्पूरी जी का समर्थन दिया। तो रामनाथ ठाकुर जी को क्या आवश्यकता थी लिखने की? वो वास्तविकता थी। और उस समय का दौर ये था कि कर्पूरी जी या डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी हो, आप सदन में कुछ भी हो, एक दूसरे के प्रति जो राजनीतिक सम्मान था
आज कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज जिस हद की राजनीति होती जा रही है, जिस हिसाब के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, वो बहुत बिरले। और मैं अगर समय अगर है तो मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। जी। आदरणीय ललित नारायण मिश्र जी सहरसा से चुनाव लड़े, वो हार गए और फिर राज्यसभा में थे, अगर मुझको सही से याद है, क्योंकि मैंने ललित बाबू मुझको एकदम याद नहीं है। तो भूपेंद्र नारायण मंडल जी एमपी थे संभवतः, या ललित बाबू ने उनको हराया, थोड़ा सा मुझको चुनाव में हाँ, ध्यान, जो थोड़ा सा हुआ। तो ये मुझको बताया, हमारे पिताजी ने बताया कि एक बार आदरणीय मंडल जी ने फोन किया ललित बाबू को कि वो मंत्रालय आ रहे हैं, उनसे मिलने कोई काम के लिए। अब विश्वास करेंगे कि ललित बाबू उनके लिए नीचे खड़े थे स्वागत के लिए, और जितनी देर आदरणीय भूपेंद्र मंडल जी उनके कार्यालय कक्ष में बैठे रहे, ललित बाबू बैठे नहीं, खड़े रहे। ये सम्मान। तो हमने तो वो सीखा है ना, हमने तो वो देखा है। तो आज जिस हिसाब से लोग जाते जा रहे हैं, और मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने ये मौका दिया इन बातों को रखने का। और सबसे बड़ी विडंबना क्या रही ना, कौन जानता है, बताइए ना, जबरदस्ती। मैं तो ये माना, किसी ने मुझसे पूछा तब डॉक्टर मैंने कहा देखिए नियति है। शायद जितना उन्होंने सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त किया, अर्जित किया, शायद ये स्टिग्मा लगना उनकी किस्मत में था, वो प्रारंभ, वो नियति थी। नहीं तो अनुशंसा पत्र पर कोई केसेस हों, और क्या अनुशंसा पत्र पर किसी को आप दोषी ठहरा दीजिए। जिस अवधि में वो व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं हो, आप वो अवधि में मुख्यमंत्री बना दीजिए। सदन में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनका भाषण है जुलाई में संभवतः 1993 का, अब डेट मुझको याद नहीं, संभवतः 12 जुलाई या कोई जुलाई था, ये मार्च 1993 का जी, कि ट्रेजरी से एक्सेस विड्रॉल हो रहे हैं, 1200 करोड़ की निकासी हो रही है, नेता ठेकेदार अफसर मिलकर ये निकासी कर रहे हैं। वो बयान उनके नाम पर नहीं देके किसी और के नाम पर चार्जशीट में दे दिया गया। तो मतलब आप कहिए, मतलब मुझको लगता है तो कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी थी, लेकिन क्योंकि वो अकेले रहे, कोई पार्टी में नहीं थे, तो कोई पार्टी उनके पक्ष में बोलने वाला नहीं था। आज भी सोशल मीडिया पर उनके तरफ से कौन लिखेगा? आज तो इतने साइबर योद्धा हैं, तो साइबर योद्धा का तो अब एक लंबा फौज है, लेकिन डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी के बारे में कौन लिखेगा? और जो इतने कम समय में उन्होंने काम किया, वो आज के जनरेशन को तो याद भी नहीं होगा। आज हम सुधा दूध पी रहे हैं, सब पी रहे हैं ना कॉम्फेड, किन्होंने शुरुआत की? उनके समय का है वो। 52,000-54,000 स्कूल एक दिन में सरकारीकरण हो जाना, 3,000 हाई स्कूल एक दिन में सरकारीकरण हो जाना, कौन कर सकता है? शिक्षकों को जो वेतन दिया गया, मतलब उनके काम को देखेंगे, सामाजिक समरसता का, अति पिछड़ा वर्ग को पहली बार चिन्हित करके जिला परिषद में मनोनयन उन्होंने किया 1976 में। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उन कामों की चर्चा नहीं हो पाई, क्योंकि जिस पार्टी में वो रहे उसको लगा कि अगर उनकी चर्चा करेंगे तो जगन्नाथ मिश्र का नाम होगा। उस पार्टी ने भी चर्चा नहीं किया, अकेले फिर वो रहे, किसी दल में नहीं रहे, तो उनकी बात कौन करता? तो उनके जीवन की ये विडंबना रही कि उनकी बात बोलने वाला कोई नहीं था। अच्छा, अभी ललित बाबू का नाम ले रहे थे, तो ललित बाबू को आप कैसे याद करते हैं? देखिए, जब मैं पहली बार सार्वजनिक जीवन में जब मैं प्रवेश किया, मुझको लगता है 1999 में जब झंझारपुर गया, ललित बाबू को बहुत कम समय मिला, और मुझको लगता है कि मात्र 51-52 वर्ष के थे जब राष्ट्र के लिए वो बलिदान हो गए। तो जब हम गए, मतलब आज से 25 वर्ष पूर्व, अब मुझे भी 25 वर्ष हो गए चुनावी राजनीति के, जिस ढंग से लोग ललित बाबू को आज भी याद करते हैं, मतलब आप सोचिए 1975, मतलब आज 2025, तो 50 साल, 50 और 52 से 75, मतलब 23 साल या 22 साल वो रहे, मतलब एमपी या कुछ भी, या मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर हुए, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हुए, अंत में जाके कैबिनेट मिनिस्टर हुए रेल के। लेकिन जितना कम समय में उन्होंने काम कर दिया, और जो नाम लोग आज भी उनको याद रखते हैं, साधारण व्यक्तित्व तो नहीं रहा होगा ना। यहाँ तो लोग 1 साल में, 1 महीने में लोग भूल जाता है। 50 वर्ष हो जाने के बाद भी ललित बाबू को लोग आज भी याद करते हैं, तो ये उनके व्यक्तित्व को दिखाता है कि कैसे पर्सनालिटी रहे होंगे। और वही मुझको लगता है कि जीवन में बड़ा करने के लिए आपको 100 वर्ष जीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शायद आप एक दिन में भी ऐसा काम कर सकते हैं कि लोग आपको 100 वर्ष तक याद रखें, और ललित बाबू वैसे ही व्यक्ति थे। वैसे अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि न्याय नहीं मिला, ललित बाबू की हत्या कर दी गई,
लेकिन बात समझ में नहीं आई कि वाकई में दोषी कौन थे। तो आप लोग को भी ऐसा ही लगता है जैसा कि आम लोगों को लगता नहीं, है? वास्तविकता है, देखिए केसेस चले, उस घटना में लोगों को बहुत याद नहीं होगा, हमारे फादर भी बहुत सीरियसली इंजर्ड थे। उसी सभा में जगन्नाथ मिश्र जी भी थे और बहुत सीरियसली वो भी इंजर्ड थे उसी बम धमाके में। और उसके बाद सीबीआई का लंबा चला, मतलब आप देखेंगे तो सीबीआई के इतिहास में इतना लंबा इन्वेस्टिगेशन, इतनी लंबी न्यायिक प्रक्रिया, मतलब 40-45 साल 50 साल लग गए आपको एक फैसला देने में, और वो भी अभी आपने फैसला दिया। तो मुझको लगता है न्याय कहाँ मिला। और अभी भी उन्हीं के परिवार के उनके पौत्र जो एडवोकेट हैं, हमारे भतीजे हुए, वो लगातार उच्च न्यायालय में बात करके विभिन्न जगहों पर प्रयास करके कि इसका री इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो कानूनी पेचीदगी अपनी जगह है, लेकिन हाँ एक ये मिस्ट्री जरूर रह गया, मतलब एक सवाल कि उनकी हत्या हुई क्यों, जी, ये कोई नहीं समझ सका, आज तक कोई नहीं समझ सका। तो मतलब फिर से हो लोग नहीं, एकदम सब चाहते हैं ना, और मैंने तो कहा लेकिन अब जो भी होगा वो प्रोसेस से होगा। अब मान लीजिए ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया, जिसको भी उन्होंने दोषी ठहराया, अब उसका अधिकार है कि वो हाई कोर्ट जाएगा, उसका अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब फिर री इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा? 50 वर्ष पुराने केस को कौन री इन्वेस्टिगेट करना चाहेगा? लेकिन वास्तविकता है ना, बहुत सारी घटनाएं जो उस समय हुई, जिस समय की ये घटना है, जो उस दिन की घटना है, जो डिले हुआ, समय लगा, तो कहीं ना कहीं प्रश्न तो छोड़ता ही है ना। प्रश्न छोड़ता है जी। अच्छा, आपके परिवार का कांग्रेस से संबंध क्यों मतलब खराब हुआ? अब ये देखिए, एक प्रश्न आपने किया था कि लालू जी की सरकार में डॉक्टर मिश्र जी पर ही वो उनके एडवाइस पर चलते थे। 1997 याद कीजिए, अच्छा, जब जनता दल 2 भाग में हुआ जी, और उस समय हमारे पिता कांग्रेस में थे, और उन्होंने बहुत स्ट्रांगली इस बात की कि राष्ट्रीय जनता दल को, लालू जी की सरकार को समर्थन कांग्रेस को नहीं देना चाहिए। अच्छा, उन्होंने कहा था ये मजबूती से। लेकिन उस समय आदरणीय सीताराम केसरी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो थे कि नहीं, सब समर्थन हम देंगे। तो डिफरेंसेस कांग्रेस से उस बिंदु पर शुरू हुआ, और यही बिंदु है कि हमेशा, क्योंकि उनको लगा कि हम वही लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, आज कांग्रेस पार्टी कैसे समर्थन दे सकती है। तो डिफरेंसेस वहीं से हुआ। 97 से फिर वो अलग होते चले गए, और फिर बाद में फिर अपनी पार्टी भी बनाई, कांग्रेस ने उनको पार्टी से निकाला भी, वो सब फिर एक दौर फिर चलता रहा। लेकिन मूल कारण यही रहा कि कांग्रेस ने जो समर्थन दे दिया राष्ट्रीय जनता दल को उस समय गवर्नमेंट, मतलब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, या बाद में फिर चुनाव लड़े, या 2000 में कांग्रेस भी सरकार में साथ आ गई लालू जी के, तो 97 में डिफरेंसेस शुरू हुआ इसी कारण से कि कांग्रेस ने आरजेडी को समर्थन क्यों दिया। जी, अच्छा, इसीलिए बिहार की राजनीति में जो परिवारवाद पर जो चर्चा होती रहती है, बहस चलती रहती है, तो क्या आप उसको न्याय संगत मानते हैं? देखिए, ये डिबेट हमेशा होगा, मतलब बहुत बार हमको भी लोग नेपो किड कहता है, सोशल मीडिया पे कहता है, और ये है, मुझको लगता है कि देखिए सबसे बड़ी बात है ये है ना कि अब जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैं डिसीजन मेकर नहीं ना हूँ। क्या मेरा निर्णय, मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णय को जी मैं प्रभावित कर सकता हूँ क्या? आप अपने फैमिली के नाम पर शायद एक बार आप आए, कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए, शायद आप एक बार जीत जाए, हो सकता है। जी, मैं भी अपवाद हूँ, मैं जीता नहीं, मैं हारा, और हारा इसलिए भी क्योंकि लंबा गैप हो गया था, उसके बाद में आया। लेकिन आप जब जनता आपको चुनती है, तो फैसला जनता करती है ना, मतलब आप वोट से इलेक्ट होके आते हैं। हाँ, लेकिन परिवारवाद क्या है, जिस बात की होती है कि मान लीजिए अब विगत 20 वर्ष से कोई एक ही, अब हमारे यहाँ कौन अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे कोई नहीं जानता है। एक कोई पार्टी में या 2 पार्टी में कौन बनेंगे ये सब कह सकता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है ना। और मैं मान लीजिए अगर मैं आज आया हूँ, मैं फैक्ट है पॉलिटिकल फैमिली से हूँ, इन पॉलिटिकल फैमिली से हूँ, तो हर एक बार कसौटी पर जाके इम्तहान देता हूँ, और मैं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं पार्टी चला रहा हूँ, मैं चलाऊंगा, मेरे बाद मेरा परिवार का कोई चलाएगा, उसके बाद वो चलाएगा, उसके बाद वो चलाएगा, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है ना। तो ये सोच, ये डिफरेंस है। और या तो आप कानून बना देंगे क्या कि जिनके परिवार से कोई कभी आए हैं तो अब कोई नहीं आ सकता है। और हमारी पार्टी तो बहुत बार करती है कि अगर आपने किसी एक को दिया है परिवार में तो दूसरे को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता, ये भी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अंत में आपको जनता के सामने जाके आपको साबित करना पड़ेगा। अगर आपको लगा कि जनता का आपके प्रति विश्वास है तो जनता आपको चुनेगी। मैं तो अब 6 चुनाव लड़ा, 2 में हारा, 4 में जीता,
और अब तो हर एक बार आकलन तो मेरे कार्यों पर हो रहा है ना, मेरे व्यवहार पर हो रहा है, मेरे परफॉर्मेंस पर हो रहा है। हाँ, एक आइडेंटिटी है, और जब आप आइडेंटिटी इनहेरिट करते हैं तो उसका प्लस और माइनस आप दोनों करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी मतलब जो आपसे पॉजिटिव फैक्ट्स ही आता है, आपकी आलोचना भी होगी क्योंकि आप एक पर्टिकुलर फैमिली से हैं। बहुत बार मुझको आप जज मेरे आधार पर नहीं करेंगे। तो आलोचना होती होगी तो चुभता होगा। देखिए, कहीं ना कहीं फिर राजनीति में होते होते मतलब देखिए, मुझको तकलीफ तब होती है ना, आलोचना देखिए बेहतर है, और हमारे लोकतंत्र की ये खूबसूरती भी है कि वी शुड बी ओपन टू क्रिटिसिज्म, सुनना चाहिए, क्योंकि क्रिटिसिज्म आपको करेक्ट करने का या आपको सुधारने का या अपने में सुधार करने का मौका देती है। लेकिन जिस तरह की हम भाषा का प्रयोग करते हैं, लैंग्वेज, जी, हमको उससे ठेस पहुंचती है। आप अपने मर्यादा में आप अपनी भाषा को रखिए, आप आलोचना कीजिए, आपका अधिकार है, आप वो कीजिए, लेकिन आप जिस ढंग के शब्दों का प्रयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं वो गलत चोट लगता है। पहुंचाती है। जी, और मैं जान रहा हूं कि जब मैं पब्लिक लाइफ में हूं, मुझको याद है कि एक बार श्रद्धेय सुशील मोदी जी ने मुझको कहा था, अब हमारे बीच नहीं है वो, लेकिन बहुत ही शुरुआती दौर में, और मुझको लगता है जब हम लोग की सरकार बनी थी 2005 में, तो एक बार मैं उनसे मिलने गया, उसी समय उन्होंने इस बात का जिक्र किया, एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि आप 2 आंखों से देखते हैं लेकिन आपको लाखों आंखें देखती हैं। क्या बात, सही। तो ये एक ही लाइन में उन्होंने जो मुझको एक कही है कि जो एक अर्थ समझा दिया ना, दैट वी आर ऑलवेज देयर फॉर पब्लिक स्क्रूटनी। हमारी जैसे अभी भी ये पॉडकास्ट भी आएंगे, इसमें मतलब लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देंगे, तो आपको तो ओपन रहना ही पड़ेगा ना। अब जब आप आ चुके हैं पब्लिक लाइफ में, या तो आप प्राइवेट लाइफ में रहिए, जाइए, आप ठीक है अपनी जगह, जब आप पब्लिक लाइफ में हैं तो यू आर ओपन फॉर पब्लिक स्क्रूटनी। सब लोग आपकी समीक्षा करेगा, ये ऐसा क्यों पहना, ऐसे पाँव क्यों रखा, ऐसे क्यों बैठा, ये क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों बोला। आप 9 अच्छाई कर दीजिए, एक जगह आपके पोस्ट में एक हर्षिकार दीर्घिकार मिस्टेक हो जाएगा, लगेगा कि आपने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है, सारे लोग चले जाएंगे, ये गलत है, एंड दे टेक प्राइड आपकी गलती को पिन पॉइंट करने के लिए। आप अच्छा काम कीजिए, वो ध्यान नहीं आएगा। एक कहीं आपसे थोड़ी सी त्रुटि हो जाए, आप ही के रिपोर्टिंग में अगर थोड़ी सी त्रुटि हो जाए, बहुत सारे आप भी देखते होंगे, तुरंत लगेगा कि भाई देखो ये क्या भाई आपने कर दिया। तो ठीक है, ठीक। अच्छा, भाजपा में आप हैं, और सम्राट चौधरी को कहता है लोग कि यारों के यार हैं, सही में है ऐसा? ये सम्राट जी को लंबे समय से जान रहे हैं, लंबे समय से हम जान रहे हैं, और मतलब कहीं ना कहीं हम लोग साथ भी काम पहले भी किए, सरकार में भी साथ रहे, जब मांझी जी की सरकार थी, फिर अभी भी हैं। तो हर एक व्यक्ति अपने तरह का होता है, और हर एक व्यक्ति की में पॉजिटिव नेगेटिव सब होता है। तो सम्राट जी को जितना मैं जानता हूँ, मतलब कोई मेरा उनसे पॉलिटिकल रिलेशन में कह दूं कि भाई ऐसा नहीं है, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको मैं जानता हूँ, और व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूँ तो मुझको लगता है कि मतलब यारों के यार। हाँ, मतलब अगर आप ये कहें तो संबंध रिश्तों को वो निभाते हैं, और शायद उनकी ये पूंजी भी है कि मतलब जो उनका संपर्क है, जो लोगों के साथ वो रिलेशन रखते हैं, तो ठीक है। नहीं, मतलब बहुत चर्चा भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी, और वैसे भी जब आप इस दफे जब मंत्री बन रहे थे, तो चर्चा की यारी निभाई है नीतीश मिश्रा से सम्राट चौधरी ने, और उन्हीं के वजह से फिर से मंत्री बने। वरना एक शख्स हैं भाजपा में, वो तो चाहते थे कि बिल्कुल नहीं, अगर आप कहेंगे तो मैं नाम लूंगा, नहीं कहेंगे नहीं लूंगा। नहीं, देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा कि अब मैं ये नहीं कह सकता, मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ, जैसे आप 2020 का चुनाव याद कीजिए, मैं लगभग 42,000 वोट से जीत के आया। मैं उससे पूर्व सरकार में लगभग 9 वर्ष तक मंत्री था, मंत्री पद छोड़ा, जब आप याद करेंगे वो दौर 2014-15 का जी। 9 वर्ष तक मैं लगभग भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता की रहा। 15 का चुनाव लड़ा, 800 वोट से हार गया। एक साधारण कार्यकर्ता के रहा, कभी नीति विषयक शोध विभाग में काम किया, प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते काम किया। पार्टी ने जो दायित्व जब दिया, जिम्मा दिया, विभिन्न राज्यों में पार्टी ने भेजा, वहाँ काम किया। 20 में जब अपनी सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, मैं मंत्री परिषद में शामिल नहीं था। इस बार भी जैसे फिर जब सरकार फिर बदली,
अब मैं सरकार में आया, और अगर आप विश्वास करें मैं कहीं गया नहीं। और मुझको लगता है भारतीय जनता पार्टी की ये विशेषता है कि अपनी कार्यकर्ताओं को वो देखता है कब किसकी कहाँ भूमिका है। शायद 2020 में नेतृत्व को लगा होगा कि नहीं, अभी शायद अभी समय नहीं है या इसको कुछ और करना है। फिर अभी 24 में मैं वास्तविकता अगर आप विश्वास करें तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बनूंगा। अब 1.5 साल रह गए थे, चुनाव में जाना था, तो मैं क्यों सोचूंगा। लेकिन अचानक नेतृत्व ने किया, तो अब किसने नाम जोड़ा, किसने नाम हटाया ये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ कि सब ईश्वर करते हैं, और अगर आप डेस्टिनी में विश्वास करते हैं तो सब कुछ तय है। सब कुछ तय है। और मैं बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूँ ईश्वर में और डेस्टिनी में। अच्छा, भाजपा में मतलब गुटबाजी की बहुत चर्चा है इन दिनों, तो आप ऐसा महसूस करते हैं? कोई कहता है ये सम्राट चौधरी का गुट है, कोई कहता है ये नित्यानंद राय का गुट है, कोई कहता है ये विजय सिन्हा का गुट है, अब नया गुट एक आ रहा है कि वह प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल का गुट है। तो आपने कभी ऐसा महसूस किया? मुझे नहीं लगता। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, आप ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की विशेषता क्या है। बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी से अलग भी हुए होंगे, और आप कोई एक व्यक्ति का नाम बताइए जो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर पॉलिटिकली सरवाइव किया। या तो फिर वो वापस आया उसमें, बिल्कुल, या तो उसकी राजनीति समाप्त हो गई, क्योंकि आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है। और मुझको लगता है कि सभी लोग के अंत में निष्ठा पार्टी के प्रति है। और मैं मानता हूं कि पार्टी ने मुझको काम दिया। जब जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष का अपना एक गरिमा है, अपना सम्मान है। कोई विधायक दल के नेता हैं, उपनेता हैं, पार्टी ने तय किया कि उप मुख्यमंत्री होंगे। तो जब जो पार्टी तय आपको करती है उस हिसाब से, और सबका कॉमन पॉइंट क्या है कि अंत में तो सब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो सिद्धांत है, उस हिसाब से हम काम करते हैं। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड। पहले राष्ट्र के लिए सोचते हैं, फिर पार्टी के लिए सोचते हैं। मुझको नहीं लगता है, अब लोग कहते होंगे, बहुत सारी बातें आ जाती होंगी, लेकिन मैंने ये महसूस नहीं किया। मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम में मुझको कहीं कठिनाई नहीं हुई। और मैं पूर्णतः, मुझको लगता है कि पार्टी ने मुझको जो काम दिया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुझको काम दिया है, जो भरोसा दिया है, जो भरोसा किया है मुझ पर, मैं उस हिसाब से डिलीवर करूं, काम करूं, तो मैं वो करता हूं। अच्छा, मुख्यमंत्री भरोसा करते हैं आप पर, लेकिन वह वजह बताएंगे आज कि जदयू क्यों छोड़ने की नौबत आप आई है आपके साथ? जदयू छोड़ दिए, फिर भाजपा, हम। देखिए, मुझको एक चीज़ वास्तविकता है चंदन जी, मेरी पहचान बनाने में या मुझको मौका देने में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ही मुझको एक तरह से आइडेंटिटी दी। मतलब पहली बार सरकार में बना के। और एक वाकया अगर आपको याद हो तो 2009 में भी मैंने कुछ कारणों से रिज़ाइन कर दिया था मंत्रिपरिषद से जी। 2010 में उन्होंने फिर मुझको शामिल किया। तो उनके प्रति एक अलग तरह का सम्मान है। और मुझको लगता है कि मैंने जो नज़दीक से उनके कार्यों को भी देखा है, जो बिहार के प्रति जो उनका कमिटमेंट है ना, अनक्वेश्चनेबल है वो। तब जिस डेडिकेशन और पैशन के साथ बिहार को उन्होंने बदला है, और इस 20 वर्ष में बहुत लोग डिबेट करेंगे, कुछ भी बोलेंगे जी, उस बदलाव को मैंने नज़दीक से देखा है। क्योंकि अपने स्टूडेंट डेज में हम लोग भी बिहार से बाहर चले गए। 2005 में जब हम आए तो हम सरकार में थे। फिर लगातार सरकार के द्वारा जो जन कल्याण के काम करते गए, उस ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है। बहुत बार राजनीति में कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि आपको कोई फैसला लेना पड़ता है, और कहीं ना कहीं मेरा शुरू से विरोध आरजेडी को लेके ही रहा। 2005 में भी मैं एनडीए में था, मैं आज भी एनडीए में हूँ। मैं 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी से लड़ा तो भी मैं एनडीए में ही था। तो अब उस समय की एक राजनीतिक घटनाक्रम हुई। अब मुझको लगता है अब 10 वर्ष पुरानी बात है, अब बहुत चीज़ें, अब उसके आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति सम्मान में कभी कमी नहीं आई। आप कभी नहीं मेरे शब्दों को देखे होंगे कि मैंने अपनी मर्यादा को लांघा है। हाँ, पॉलिटिकल डिफरेंसेस आपको कभी हो सकता है कि आपको कभी लीडरशिप से भी होता है, लेकिन आज अंत में फिर हम लोग कहीं ना कहीं फिर घूम के हम लोग फिर साथ में हैं, और आज उनके नेतृत्व में हम लोग एक नए बिहार बनाने की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा, आरजेडी शासन का जिक्र आप कर रहे थे, तो आप की नज़र में लालू राबड़ी देवी का शासन कैसा? और जो तेजस्वी लगातार दावे करते हैं कि हम जब 17 महीने थे सरकार में तो हमने ये किए, हमने ये किए। देखिए, 90 का 2005
हम लोग स्टूडेंट थे, और स्टूडेंट थे तो हम लोग सब लोग निकले, सिर्फ मैं ही नहीं निकला, बहुत लोग निकल बहुत लोग जाते निकले। थे। 15 वर्ष उनको समय मिला काम करने का, आकलन जनता ने किया और जनता फैसला करती है। अब हम कुछ भी कहें तो किसी को लगेगा भाई आप बायस्ड हैं कहते हैं, लेकिन हम लोगों ने उस दौड़ को देखा है, और वो जो हमारा जनरेशन है ना, उसने उसको फेस किया है, महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है। वो भय, वो दहशत, वो फियर, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, मौका नहीं, मतलब लोग होपलेस हो चुके, उम्मीद खो दी उन्होंने कि क्या मेरे जीवन में भी परिवर्तन आएगा, क्या मेरे जीवन में भी रोशनी आएगी। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, कोई मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। उस समय के दौर को लोग याद करें, मतलब लोग भूल चुके थे कि कोई बिजली भी होती है, कहीं पोल नहीं है, तार नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है। लोग मतलब लगता था कि जैसे ने उसको अपनी नियति मान ली थी, मेरा जीवन वैसे ही बीतेगा। तो इस 20 वर्ष के कठोर श्रम से आदरणीय नीतीश जी ने बिहार को यहाँ तक पहुँचाया है। बिहार उनको क्या मिला, किस स्थिति में मिला, और आज बिहार को कहाँ उन्होंने पहुँचाया। नेगेटिव ग्रोथ रेट से एक सकारात्मक विकास दर की ओर, 23,000 करोड़ के बजट से 3,17,000 करोड़ के बजट पर वो लाए। मैं भी पर्यटन मंत्री रहा कुछ समय के लिए जी। मुझसे पहले उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी जी भी पर्यटन मंत्री रहे। 8-10 महीने मैं रहा, आप मेरे 8-10 महीने के कार्यों को देख लीजिए, और एक अचीवमेंट, कोई बड़ी उपलब्धि वो क्या बताएंगे। अगर वो उप मुख्यमंत्री थे, देखिए अंत में तो काम हम सरकार और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में करते हैं, विजन उनका होता है, लेकिन कहीं पे आपने इनिशिएटिव लिया हो, आपने वो प्रयास करके चीज़ों को लॉजिकल एंड तक पहुंचाया हो, तो वो बात फिर वास्तविकता में मानी जाएगी। लेकिन मुझको तो लगता है, जब मैं गया पर्यटन मंत्री के तौर पर पहली बार कार्यालय कक्ष में, तो मैंने वहाँ के लोगों से पूछा कि मैं एक सोच के गया था कि ये तो उप मुख्यमंत्री रहे हुए हैं पर्यटन मंत्री जी। तो मैं उस सोच से गया, तो मालूम चला वो तो एक दिन भी कार्यालय कभी आए नहीं थे। तो खैर मैं उन चीजों में मैं नहीं जाऊंगा, मेरा स्वभाव भी लेकिन नहीं उनका है। था कि नीति तो हमने बनाई। नहीं, क्या नीति उन्होंने बनाई? नीति उन्होंने बनाई, अधूरा छोड़ दिया। पर्यटन नीति 23 में बनाई, गाइडलाइन बनाई नहीं। हाँ, चूंकि कई मंचों पे इस बात का वो जिक्र करते हैं, इसीलिए हास्यास्पद है। उन्होंने तो कह दिया बंद रीगा चीनी मिल को उन्होंने चलाया। मैंने उसका एक्स पर पोस्ट करके जवाब भी दिया फैक्ट्स के साथ कि भैया आपका क्या योगदान है, आपने कैसे कर दिया। जिस दिन फैक्ट्री चली, उसके नए सिरे से वो पूरी उसकी नीलामी हुई, नई कंपनी ने उसको लिया। अरे आपको बोलना है तो आपके पास तंत्र है, बातों को आप फैला दीजिए, लेकिन जो वास्तविकता है वो वास्तविकता रहेगी ना। तो आप और मुझको तो मतलब आश्चर्य होता है कि मतलब जो भी समय मिला, अगर आप मुझको 2 वर्ष में गन्ना मंत्री रहा, तो आज मुझसे आप बात करेंगे तो उस समय भी आज से कितने वर्ष पुरानी बात होगी, 17-18 वर्ष पुरानी बात होगी। लेकिन जो उस समय भी जो मैंने किया, उन कार्यों को हम बता सकते हैं, तो वो बताएं। अब वो कहते हैं जो उनके विभाग की उपलब्धि है पहले वो तो साझा करें ना। 5 विभाग था उनके पास, 5 डिपार्टमेंट को तो हेड कर रहे थे, तो 5 डिपार्टमेंट की अचीवमेंट्स पर वो कब बात करते हैं? उन 5 डिपार्टमेंट पे पहले बताइए, आप सरकार पर बाद में आइएगा। पहले जो विभाग आप संभाल रहे थे उस विभाग के अचीवमेंट्स को तो आप साझा कीजिए। मुझको तो ध्यान नहीं है उन्होंने किया, अगर किया हो तो कोई बताएं मुझको। जी। अच्छा, आप उद्योग मंत्री हैं, तो बिहार में अब भी निवेश की गति धीमी क्यों है? नहीं, धीमी नहीं है। देखिए एक चीज मुझको बड़ा आश्चर्य लगता है जी। 2006 में हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, 2006 में सिंगल विंडो सिस्टम बना, मतलब SIP स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बना, फिर सिंगल विंडो सिस्टम बना, 2011 में पॉलिसी बनी, 16 में पॉलिसी बनी। बिहार में निवेश आ रहा है, हम चर्चा नहीं कर रहे हैं उसकी। आप आज बिहार के प्राय क्षेत्र में जाएं, मैं अररिया गया तो वहाँ फारबिसगंज इंडस्ट्रियल एरिया में देखा बड़ी इकाई काम कर रही है। मैं बक्सर गया, वहाँ काम कर रही है। पूर्णिया गया, वहाँ काम कर रही है। अभी बांका के लिए प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। तो मुजफ्फरपुर देख लीजिए, वैशाली देख लीजिए, आप किसी भी, कैमूर में गया, वहाँ पे यूनिट्स काम करिए। मतलब बिहार के मैं किसी भी हिस्से में जाता हूँ तो निवेश तो आ ही रहे हैं। और निवेश ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि कोई कंपनी अगर पहले से कार्यरत थी तो अपनी दूसरी इकाई भी डाल रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, मुझको आश्चर्य लगता है कि हम
कहीं ना कहीं जो बिहार की एक छवि बन गई ना, परसेप्शन, और मैं मानता हूं दैट वी हैव बीन अ विक्टिम ऑफ परसेप्शन। बिहार में अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, बिहार में कुछ अच्छा नहीं होगा, और ये सबसे ज़्यादा बोलने वाले हम और आप ही हैं। बहुत बार मैं रील्स पे देखता हूं कि आप अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए या आप कहीं ना कहीं लाइक्स को बढ़ाने के लिए जिस ढंग से आप बिहार को प्रस्तुत करते हैं, क्या बिहार खाली कट्टा का प्रदेश है? आप कोई गाना डाल के आप उसको दिखा रहे हैं, मतलब आप कर क्या रहे हैं? आप नहीं समझ पा रहे हैं कि जाने अनजाने में आपसे क्या गलती हो रही है। और जो एक अथक प्रयास करके एक बिहार में एक माहौल हम बनाते जा रहे हैं, एक नए इंडस्ट्रियलाइजेशन का, नए औद्योगिक एरा का, कहीं ना कहीं ये परसेप्शन उसमें विक्टिम होता है, हम उसके परसेप्शन के विक्टिम होते हैं अकेले सर। एक और ये वास्तविकता है ना, बिहार की छवि, मतलब इसे मैं तो नहीं कह रहा हूं जी। बहुत बार मैं गया निवेशकों के बीच, तो निवेशकों ने मुझसे प्रश्न किया बिहार ऐसा है वैसा है। मैंने उनसे पूछा कि आप बिहार गए हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं कभी बिहार नहीं गया। किसी ने कहा, तो मैं अब अक्सर कहता हूं कि बिहार को कानों से नहीं, आंखों से देखिए। आंखों से देखिए, क्या बात। अच्छा, बिहार में ज्यादातर सीमेंट इंडस्ट्री, तो सिर्फ सीमेंट इंडस्ट्री से बात बनेगी? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि नहीं, ये तो लेबर एग्जाम्पशन वाली बात हो गई। नहीं, आप स्किल्ड, नहीं, आप देखिए मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट हमको टेक्सटाइल देगा। जी बिल्कुल। कम निवेश में रोजगार ज्यादा देता है। और आज बिहार का एक अपने आप से कोर स्ट्रेंथ के तौर पर हम उभर रहे हैं। इतनी ज्यादा सक्सेस स्टोरीज हैं आज हमारे पास टेक्सटाइल की। पटना के बिहटा से लेके मुजफ्फरपुर से लेके अब आप कहीं भी चले जाएंगे, ना सिर्फ बड़े निवेश बल्कि सरकार की जो उद्यमी योजना वगैरह चलती हैं, चाहे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना या लघु उद्यमी योजना या प्रधानमंत्री रोजगार, उनके योजना से भी लाभ लेके लोग गांव स्तर पर भी उद्यम लगा रहे हैं और टेक्सटाइल का कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा, सिर्फ सीमेंट तो एक उदाहरण हो सकता है, लेकिन हाँ सीमेंट भी आवश्यक है, वो भी आ रहा है। जूसेस, हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स, हम अभी नई पॉलिसी बना रहे हैं जो 2025 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनेगी, सबसे आकर्षक पॉलिसी रहेगी। और मुझको लगता है पूरे पूर्वी भारत में बिहार की पोजीशनिंग उससे बहुत बेहतर होगी इन्वेस्टमेंट के तौर पर। और ये नहीं भूलिए कि दिसंबर माह में ही बिहार में एक निवेश का सम्मेलन हम लोगों ने किया। 1,81,000 करोड़ के MOU साइन हुए। अब जब मैं ये बोलूंगा तो आप बोलेंगे धरातल पर तो कुछ है नहीं। तो 90,000 को हम लोगों ने क्लियरेंसेस दिए। और देखिए इंडस्ट्री एक दिन में नहीं आती। मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ, वो धीरे धीरे उसके रिजल्ट्स आने वाले समय में आएंगे। आज मैं जो प्रयास कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे बाद का जो कोई उद्योग मंत्री रहेंगे, शायद उनके समय में वो ये यूनिट बन के खड़ा होगा। लेकिन आज मुझको लगता है एक माहौल हम लोगों ने बनाया है। बिहार एक डिस्कशन का हिस्सा बन चुका है इन्वेस्टमेंट के तौर पर। अब चाहे वो ड्राई पोर्ट हो या SEZ हमारे आने वाले समय में डेवलप होगा, या गया जी में जो हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउनशिप बन रहा है, या जो हम औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं, हम भविष्य को सोच के हम अपनी पॉलिसी बना रहे हैं। तो एक मिथ है कि बिहार में निवेश नहीं आता है, बिहार में निवेश आ रहा है। अच्छा, सिंगल विंडो सिस्टम जो है बिहार का, वो बहुत प्रभावी नहीं है। उद्यमियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नहीं, मुझको नहीं लगता है कि देखिए, अगर कोई उदाहरण है, मैं सबको कहूँगा आइए, नियमित उसकी बैठक होती है, आपको कहीं दौड़ना नहीं। तो सिंगल विंडो, अगर बहुत सारे विंडोज रहेंगे तो उसका उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा जी। तो हमारा सिंगल विंडो काम करता है, और उसी की बदौलत आज हम इतने सारे प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। बियाडा में जो हम भूमि देते हैं, जो हमारा बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हर एक सप्ताह बैठक होती है, हम ज़मीन देते हैं, ज़मीन हम आवंटित करते हैं। कभी कभी प्रोसेस में हो सकता है कुछ डिले हो, लेकिन अप्रूवल्स में हमारे यहाँ नोडल ऑफिसर्स हैं जो खुद मॉनिटर करते हैं, हम लोग देखते रहते हैं। और अभी कल ही एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसमें आदरणीय पीयूष गोयल जी ने बिहार के संदर्भ में जो उल्लेख किया कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तौर पर बिहार जिस ढंग से आगे बढ़ रहा है, बिहार ने जो अपने सपोर्ट सिस्टम में वो हेल्प कर रहा है, मतलब देखिए हो रहा है, हम उसके बारे में बात नहीं करते, कम बात हो रही है। अच्छा, 2024 तक जो नई इंडस्ट्री को लेकर था कि इनकम टैक्स में एग्जम्पशन, तो वो कहा जा रहा है वो बंद हो गया, अब खत्म हो गया। नहीं, ऐसा इनकम टैक्स एग्जम्पशन नहीं है, वो GST पर रिइंबर्समेंट हम लोग देते हैं जी। और ये हमारी पॉलिसी 2016 का हिस्सा है, वो भी कंटिन्यूड है। और 2016 की पॉलिसी 31 मार्च तक ही थी, उसको अभी हम लोगों ने एक्सटेंड किया है तब तक के लिए जब तक नई पॉलिसी हमारी नहीं आती। तो अब हमारी नई पॉलिसी किसी दिन एक्सपेक्टेड है, हम लोग लगभग तैयार हैं। मंत्री परिषद में हम लोग जाएंगे, एक स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करनी है, वो मीटिंग के बाद हम लोग मंत्री परिषद में स्वीकृति के लिए हम लोग जाएंगे, उसमें और बेहतर कंसेशंस हम देंगे, ताकि बिहार अब जिसको हम कहते हैं ना बिहार है तैयार,
तो उसके लिए अब हम एक माहौल हमारा बना है और हम दो चीज़ों को एक संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि व्यापार करना सरल हो, और दूसरा मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं जी। कि सरकार के कार्यों में, पेचीदगियों में कोई हमारा निवेशक ना उलझे। तो वो हमारा काम है कि उसको सरलता से हम लोग काम करें। अच्छा, SEZ का जिक्र आप कर रहे थे, स्टार्टअप का जिक्र कर रहे थे, तो SEZ को लेकर क्या योजना, स्टार्टअप हब को लेकर क्या योजना? देखिए, एक स्टार्टअप तो एक यूथ के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन रहा है। विगत एक वर्ष में हम लोगों ने 1000 स्टार्टअप्स की संख्या हमारी बढ़ी है, जो इसको दिखाता है कि हमारे यूथ किस ढंग से आकर्षित हो रहे हैं हमारे स्टार्टअप पॉलिसी के तहत। और SEZ क्योंकि नया आया है, बहुत लोग को लगता है कि अरे हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमको डेवलप करना है, उसकी पूरी DPR बन गई है। बिहार में 2 SEZ हमको मिला है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बक्सर के नवानगर में और चंपारण के कुमारबाग में। पूरी प्लान बन गई है, बहुत जल्दी उसका टेंडर होने वाला है, जिसमें वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप करेंगे। तो आने वाले समय में वो एक बहुत बेहतर रूप से सामने आएगा। और मुझको पूरा विश्वास है कि जो एक माहौल बन रहा है, जो आज बिहार का एडवांटेज है, हमारा पॉपुलेशन, हमारा जो लोकेशनल एडवांटेज है, बिहार खुद बहुत बड़ा मार्केट है, हम नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं, भूटान क्लोज है, बांग्लादेश क्लोज है। तो एक बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले समय में बिहार के लिए उपलब्ध रहेगी। अच्छा, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल जो सरकार की जो योजना है, आपके विभाग की जो योजना है, जिससे उनको लाभ मिला हो और वो आपसे एकाएक मिले हो और आपका भी दिल एकदम बाग बाग हो गया हो? नहीं, बहुत सारे। आप चाहे आपसे हम बड़े निवेश की बात करते हैं, लेकिन देखिए MSME सेक्टर जो है हमारा, जिसको सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग जो हमारा है, वो एक बहुत बड़ा चेंज मेकर है बिहार में। और वो छोटे छोटी इकाइयां हैं जो ग्रामीण स्तर पर स्थापित हो रही हैं। और आज मुझको लगता है कि 2 लाख से भी अधिक, मैं शायद कम ही कह रहा हूँ, 2 लाख से भी अधिक ऐसे इंटरप्राइजेज हैं जो ग्रामीण अंचलों में काम कर रहे हैं। और उनके साथ मैं अभी लगातार जो उद्यमी संवाद में जा रहा हूँ, जब लोगों ने कहा कि ये कैसे उनके जीवन में बदलाव ला रहा है, या ये मैं गया, ये मुझको ये फायदा मिल रहा है, मतलब उसको आपको वो जो संतुष्टि मिलती है ना, आपको सही में लगता है कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो कार्य अब जमीन पर दिख रहा है। या अगर कोई निवेशक को जिसको इंसेंटिव मिलना होता है, तो मैं जब उससे पूछता हूं कि भाई आपको कोई कठिनाई हो रही क्या, और जब वो बोलता है कि नहीं, हमको ऑफिसेज आना नहीं पड़ता है, मेरे पैसे मेरे खाते में चले जाते हैं, तो उस समय आपको सही में लगता है कि नहीं, आपका सिस्टम, हाँ, लेकिन सिस्टम इट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। कभी भी आप परफेक्ट सिस्टम आप नहीं कह सकते हैं। तो लगातार हम लोग उसको पर्सनली भी मॉनिटर करते हैं कि चीज़ें हमारे निवेशकों को, चाहे वो बड़े हों या छोटे, किन्हीं को कोई कठिनाई नहीं हो। अच्छा, ऐसी कोई योजना अपने पाइपलाइन में कि अगर आपके विभाग की जो जिस पर आप काम कर रहे हो, अगर वो आ जाए तो बिहार के उद्योग का चेहरा एकदम बदल जाए? देखिए, 2-3 चीज़ इसमें कहेंगे। एक तो पहला, जैसे आप 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आप जानते हैं, हमने एक प्रयास प्रारंभ किया है 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट। अच्छा, 1 मतलब 534 प्रखंड में कुछ ना कुछ खास तो होगा, बिल्कुल, हर एक क्षेत्र में खास है। हाँ। चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट हो, या हमारा कुछ कोई क्यूजीन हो, कोई खाने का कुछ हो, या कोई वहाँ का लोकल कोई इंडस्ट्री वैसा हो, उसकी मैपिंग हम लोग कर रहे हैं। तो आने वाले समय में उसका रोड मैप बनेगा। ऐसा ही प्रयास मैंने पर्यटन विभाग में मेरा प्रखंड मेरा गौरव के तौर पर किया कि हर एक प्रखंड में कोई एक ऐसा स्थान मिले जिसको हम लोग प्रमोट करें। तो ये एक मुझको लगता है कि जब हम ब्लॉक स्तर पर भी उसको प्रमोट करना, ब्रांड करना, मार्केट देना, वो होगा। नई पॉलिसी जब हमारी आएगी, नई पॉलिसी, क्योंकि उसके बारे में अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन नई पॉलिसी एक समझिए कि बहुत बड़ा एक टर्न अराउंड लाएगा बिहार के निवेश के लिए, और पूरे भारत के जो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है डिफरेंट स्टेट्स के, उसमें बिहार की पोजीशनिंग बहुत बेहतर होगी। और तीसरा मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा ड्राई पोर्ट है, जो इनलैंड कंटेनर डिपो है, कस्टम्स की सभी सुविधाएं हैं, तो अब बिहार से एक्सपोर्ट करना भी बहुत आसान हो जाएगा। बीटा में तो वो बहुत आसान हो जाएगा। और एक MSME सेक्टर, स्टार्टअप्स और खादी को भी ना भूलें, मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्री पे भी हम बहुत काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि आप कल्पना करें कि अगर हमारे 8,300 ग्राम पंचायत हैं और उन पंचायतों में 2, 4, 5, 10 भी छोटी छोटी यूनिट्स अगर अब आपकी दिखने लगेगी, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रोजगार सृजन के साथ साथ रूरल इकोनॉमी में उन इकाइयों का होगा जी। तो मैं बिहार के भविष्य के लिए पूर्णतः पॉजिटिव हूँ। मैं आशान्वित हूँ कि जो आज प्रयास हम लोगों ने प्रारंभ किया है वो एक बेहतर बिहार की ओर जा रहा है। और हम अक्सर कहते हैं कि बिहार फ्रॉम अ लैंड ऑफ हिस्ट्री टू अ लैंड ऑफ इंडस्ट्री,
मतलब बिहार का एक हमारा इतिहास रहा है, एक बहुत गौरवमयी इतिहास रहा है। अब हम धीरे धीरे बिहार की चर्चा औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी होने लगे, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक मंत्री के तौर पर, चूंकि ये आरोप लगता है बस नीतीश सरकार पर कि अफसरशाही बहुत हावी है, तो कभी ये अपने को कभी इस तरह नहीं। मैं जितने दिन मैं मंत्री रहा, चाहे 2005 से 15 के बीच में, और अभी जो विगत सवा साल या 1.5 साल से हूँ, मुझको नहीं लगता है। देखिए, मैं बहुत क्लियर चीज़ें समझता हूँ कि हर एक का रोल डिफाइंड है। ऑफिसर्स को जो करना है उनका रोल डिफाइंड है, एज अ मिनिस्टर मेरा क्या रोल है, तो वो डिफाइंड है। तो उसमें क्लास में उन चीज़ों को समझता हूँ। डिपार्टमेंट वही करेगा जो रूल्स कहता है। मेरा काम है, आई एम अकाउंटेबल टू पीपल, मैं जनता के लिए उत्तरदायित्व हूँ। मेरा काम है पॉलिसी बनाना, ब्यूरोक्रेसी का काम है उसको एग्जीक्यूट करना। तो ये चीज़ को अगर आप में क्लैरिटी है तो कोई कठिनाई नहीं होगी। मुझको लगता है मैंने आज तक वो महसूस नहीं किया है। और मैंने जो सोचा है कि डिपार्टमेंट में मुझको ये काम करना है, चाहे वो गन्ना में रहा हो, आपदा प्रबंधन में रहा हो, या ग्रामीण विकास में रहा हो, या आज उद्योग विभाग में या पर्यटन में, मुझको कभी भी ब्यूरोक्रेसी से या ऑफिसर से आज तक कठिनाई मुझको नहीं हुई। और एज अ टीम हम लोगों ने काम किया है और वो रिजल्ट देता है। अच्छा, अगर आपको विपक्ष में बैठना पड़े तो आप किन मुद्दों पर सरकार की आलोचना करेंगे? विपक्ष में तो हम लोग थे ही भी नहीं, अगर नहीं, देखिए एक चीज, देखिए सबसे बड़ी बात है ना, आप जैसे विकास निरंतरता में रहता है, जी, मतलब एक कंटिन्यूड प्रोसेस है, ये कंटिन्यूटी में है। कभी भी कोई सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होगा, लोकतंत्र है जी। और आप जहां इतने बड़े लोगों के लिए, आप 14 करोड़ पॉपुलेशन के लिए आप काम कर रहे हैं, तो कमी तो हमेशा रहेगी, कमी रहेगी। तो विपक्ष के तौर पर विषय क्यों, हम जब अभी गवर्नमेंट में हैं तो हमारा तो भाई गवर्नमेंट में अगर हमको अभी भी कहीं कमी दिखती है, कोई लूज एंड्स दिखते हैं, तो मैं उसको टाइटन करता हूं। तो मैं थोड़ी इंतजार करूंगा कि मैं जिस दिन विपक्ष में बैठूंगा उस दिन मैं करूंगा। अभी भी मुझको अगर कहीं लगता है तो मैं उन विषयों को अपने भी करता हूं, किसी विभाग के संज्ञान में लाना होता है, या मुख्य सचिव के स्तर पर लाना होता है, या विकास आयुक्त के स्तर पर लाना होता है, तो मैं वो विषय रेस करता हूं। और कैबिनेट की मीटिंग्स में भी कोई वैसे विषय होते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी लोग लाते हैं, तो वो है। लेकिन डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में तो मतलब आप कितना भी, मैं एमएलए भी हूँ, मैं मुझको लगता है कि अपने क्षेत्र के लिए मैंने बहुत काम किया, अभी मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत लोग की नज़र में अभी भी होगा कि मैं शायद कुछ नहीं किया है। तो वो होता रहेगा। लेकिन मुझको लगता है कि अभी सरकार में काम करने का अवसर मिला है, तो अभी मैं जितना काम सरकार के लिए कर सकता हूँ, अपने बिहार के लिए कर सकता हूँ। प्रत्येक दिन का इस्तेमाल मैं बहुत पॉजिटिव रूप से करता हूँ। हर एक दिन में लगता है कि आज मुझको नया क्या करना है, आज मेरा दिन प्रोडक्टिव कैसे रहा, उस दिशा में सोच के हम काम करते हैं। अच्छा, अब मिथिला के विषय रहते तो कनी एकाध सवाल मैथिली में हम सब गपशप। मिथिला के विकास के अहाँ के नजर में की छै कि हाँ मिथिला के विकास भऽ गेलै, अभी आर काज करऽ के जरूरत छै सरकार के? हम कोना के सीख छी कि विकास पूरा भऽ गेलै? विकास के डेफिनेशन, परिभाषा हर एक व्यक्ति से व्यक्ति वेरी करत जी। अगर हम केकरो मान लिया अगर क्यों प्रश्न करे छथि कि विकास नहीं हुआ, तो बहुत बार हम लिखे छी कि क्या विकास नहीं हुआ जी, तो जे ई प्रश्न करे छथि वो ब्लैंक रह जाए छथि कि उनको नहीं बुझल छनि कि विकास क्या करना है। तो ओहि ढंग से अखन बहुत किछु करे के आवश्यकता है। हम तो कहलहुँ ना, अखन तक 20 वर्ष हमरा लागल ओहि ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनवै में जी। और अब समय है, बहुत बेर होइ छै ना कि भाई पलायन हो रहा है, रोजगार नहीं है। हम तो इस संकल्प के संगे काज कर रहल छी कि अपन माटी अपन रोजगार, मतलब हम अपॉर्चुनिटीज अतक, अगर सड़क नहीं रहता है, एयरपोर्ट नहीं रहता है, रेल कनेक्टिविटी नहीं रहता है, वहाँ की पॉलिसी बढ़िया नहीं रहा, तो कौन निवेशक आयत तत निवेश करे ला? तो अखनो बहुत काज करे के आवश्यकता है। अगर अपने मिथिला क्षेत्र ले पूछ रहा छी, अखनो बहुत काज, मतलब कखनो क्यों नहीं कह सकै कि वी हैव डन आवर पार्ट। हमर सबके अखन ई नैतिक जवाबदेही बनै है कि मिथिला ले क्या ओहि क्षेत्र से आबै छी तो जरूर हम तौर काज करिए और निरंतरता में जतऽ संभव होइए काज करे के प्रयास करै छी। जी। अच्छा, मिथिला राज्य के जे मांग छै, उचित मांग छै या? देखियो, मांग कोनो उचित अनुचित नहीं होइ छै। मांग हरेक के दृष्टि में अगर अहाँ के लागैए तो अहाँ के अपन जस्टिफिकेशन हेतै। मायने राखे छी कि ओकर समय की छै। मतलब हम ही कह दी कि नहीं होना चाहिए, हम ही कह दी कि नहीं होना चाहिए, नहीं, वो फिर अनुचित है, तो सही नहीं हेतै जी। हमरा लगे अखन समय नहीं छै, अखन तो बिहार के बनवे के बाड़ी छै। अखन तो बिहार बाइफर्केशन के बाद संभल रहा है और आई हम बेटर दिशा में हम बढ़ रहा छी। जी जी। तो पहले सब गोटे मिलकर हम सब पहले बिहार के तब बनावी
और जखन उस समय एते निर्णय मान लिअ कहने हम और अहाँ अकेला तऽ नहीं लऽ सकै छी, अहाँ मांग राखू, अहाँके अधिकार है, जी तो अहाँ ओहि ढंग से, लेकिन हम ना मांग के कह रहल छी, मांग गलत है, ना हम मांग कह रहल छी सही है। हमरा लागी एखन समय ओकर नहीं छै, कियाकि एखन बिहार 25 वर्ष बहुत लंबा समय नहीं होइ छै बाइफर्केशन के बाद, जी झारखंड के क्रिएशन के बाद अखन आब तो बिहार संभल रहल है। जेना हम उल्लेख कलहुँ कि 23,000 करोड़ से आइ 3,17,000 करोड़ के बजट पर हमसे मिलिए है, तो आई डेवलपमेंट के मतलब तो हरेक दिशा में काज भऽ रहल छै, इंक्लूसिव डेवलपमेंट भऽ रहल है, हरेक क्षेत्र ले काज भऽ रहल छै। मिथिलो क्षेत्र ले अगर अहाँ स्पेसिफिक कहबै तो पैघ पैघ प्रोजेक्ट्स आबि रहल है, उद्योगों के पैघ पैघ प्रोजेक्ट्स आबि रहल है। मतलब अहाँ डेवलपमेंट के पैरामीटर पर अगर अपने चेक करबै और कनेक्टिविटी जे ढंग से मिथिला क्षेत्र के बनि रहल है, तो हमरा लागैए कि आबू वाला समय तो मतलब हम बहुत बेर कहै छी कि दरभंगा से पूर्णिया जे पूरा जे एरिया है, जी जे ढंग से ओकर जे भौगोलिक लोकेशन छै, जे जोग्राफिकल लोकेशन छै, और जे ढंग से ओकरा कनेक्टिविटी आब उपलब्ध भऽ रहल है, और आप जे जना गया और गया जी और आमस और दरभंगा के एक्सप्रेस हाईवे से कनेक्शन भऽ रहल है, या नया एक्सप्रेस हाईवे सब आबि रहल है, तो अब तो मतलब आब समय छै ओकर, आब समय छै, आब समय तो चलू सब गोटे मिलकर ओहि ढंग से सकारात्मक सोच के संगे हम सब आगू बढ़ाबी। और जखन उस समय एते जे शीर्ष नेतृत्व ओहि समय रहते जिनका निर्णय लेके छन, हमरा लागे ये लोग निर्णय लेता, लेकिन अखन हमर सबके प्राथमिकता होय के चाही कि हम सब बिहार ले काज करी, और बिहार ले हम काज कर रहल छी तो मिथिलो ले प्रोजेक्ट्स आबि रहल है, मिथिलो ले काज भऽ रहल है। बिल्कुल। अच्छा, एकटा अगर राज्य नहीं बने, चूंकि बहुत बड़ा बात अहाँ बतेलिए कि नहीं अभी पूरे बिहार के लिए काज करऽ के जरूरत है, बिहारे में हाँ मिथिला में तो अभी मिथिला परिषद बनाबऽ के जरूरत नहीं, देखियो ताकि विकास और गति पकड़ ले। देखियो ई सब चीज जे छै ना, अहाँ बहुत बेर रीजनल अथॉरिटी, मिथिला डेवलपमेंट बोर्ड, एहि सब तरह के विषय हमेशा मतलब हमेशा आबै छै, चूंकि एहि तरफ राजद के तरफ से राबड़ी देवी भी, तेजस्वी भी नहीं देखियो, अब उनका फिर आप पॉलिटिकल हम आग्रह करब कि एकरा राजनीतिक रूप से फिर पूछबे कि 90 से 2015-5 के यानी के अच्छा ठीक छै मतलब हम एकटा एकेडमिकली हम अहाँ से हम बात कर रहल छी कि देखियो ई से जे डिमांड छै ना, ई स्वाभाविक छै, और एकटा रैशनल के संगे हमरा लागैए कि एकटा जस्टिफिकेशन के संगे क्यों गवर्नमेंट छै, अगर अहाँ पूर्णतः जस्टिफिकेशन के संगे अहाँ कोनो विषय राखै छी, जेना मानि लिअ नीति आयोग छै, तऽ नीति आयोग एक विशेषज्ञ के बॉडी छै, ओ निर्णय ले छै, उनकर पैरामीटर्स पर बिहार की आकलन होइ छै कि किस पैरामीटर पर बिहार अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मतलब आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी ब्लॉक, तो जे डिफरेंट डेवलपमेंट पैरामीटर्स पर जे एरिया अंडर डेवलप्ड है या जे एरिया पाछू छै, ओकरा आगू आवे ले सरकार समय समय पर निर्णय लै छै। और हमरा लागे कि जे दिन गवर्नमेंट के लागते कि नहीं हमरा आवश्यक है कि अगर हमरा बोर्ड के गठन से या कोनो एहन अथॉरिटी बनवावक से एहि क्षेत्र के कोनो लाभ भ सकैए, तो आई एम पॉजिटिव कि सरकार सही समय पर निर्णय लेत। लेकिन अखन मान लिया एकटा आर बॉडी क्रिएट कऽ के तुरंत में हाँ एक दिन में तो ओकर रिजल्ट नहीं हेतै, और हमरा तो लागी है कि अखन चलू जे फिर हम कहलो ना, अखन सब गोटे मिलकर हम सब काज करी, और अखन जे मिथिला के एकटा उदय भ रहल है ना, चाहे वो पर्यटन क्षेत्र से लऽ ली या कनेक्टिविटी में लऽ ली या इंडस्ट्री के माध्यम से लऽ ली, तो मतलब वी आर राइजिंग बिहार, और व्हेन बिहार विल राइज तो मिथिला के राइज के रोक सकैए, मतलब सब जुड़ल छी ना। बिल्कुल, मतलब वही संगे मिलकर काज करी, और अंत में कंक्लूड करे में हम यह कहब कि ये विषय जस्टिफाइड जखन लागते, जे नेतृत्व करता हेता, जे डिसीजन मेकर हेता, मेरिट पर डिसीजन लेता, और हमरा लागैए कि कोनो एहन आवश्यकता हेते तो एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमरो सबके कर्तव्य बने कि विषय के हम सब राखी, उचित फोरम पर हम सब लऽ जाई, और जखन एहन समय हेते हमरा विश्वास है हेबे करत। लेकिन अखन डेवलपमेंट लगातार भऽ रहल है, विकास चाहे केंद्रीय बजट हो या बिहार के बजट हो, सपोर्ट लगातार बिहार के भेट रहा है। बस हम एक आध शब्द वाला सवाल, तीनटा, एकटा ई सवाल कि चुनाव लड़बै तैयारी छै अपन, चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक छै, निश्चित। अच्छा, दोसर सवाल, लेकिन ओहिमे फेर एकटा छै, देखियो निश्चित क्या कि हम अखन एमएलए छी, जे निर्णय पार्टी के होई, पार्टी के, बिल्कुल, मतलब ये डिसीजन मेकर हमर पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी तय करते लार्जर कंटेक्स्ट में नेतृत्व। हम कहलो ना शुरू में कि लीडरशिप डिसाइड्स कि यहाँ की रोल है, लेकिन अखन आई एम सर्विंग एमएलए, हमरा अखन समय है, तो हमरा एक एक दिन हम अपन क्षेत्र के प्रति जे हमर जवाबदेही बने काज करे के प्रयास कर रहल छी, और हरेक ईश्वर के कृपा से हरेक 2 दिन 4 दिन पर कोनो न कोनो नया प्रोजेक्ट के सैंक्शनिंग भेट रहा है, स्वीकृति भेट रहा है, तो हमरा बहुत संतुष्टि भऽ रहल है कि जे प्रयास कर रहल छी
ठीक ओकर सकारात्मक रिजल्ट आबि रहल जी। अच्छा, एक सवाल, मतलब अफवाह छै या जे की हकीकत कि मिथिला में नीतीश मिश्रा और संजय झा के जो मतलब अहम की टकराहट है वहाँ पर, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा क्यों लगा आपको? मतलब मुझे नहीं लगा, ऐसी चर्चा लोग करते हैं। देखिए, चर्चा को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन कोई उदाहरण है क्या? मतलब हम लोग अंत में सबका उद्देश्य क्या है? हम लोग तो एक ही कॉमन पॉइंट पर काम कर रहे हैं ना, कि पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याण और अपने क्षेत्र का विकास। अपना क्षेत्र से पूरे राज्य का विकास, क्षेत्र का विकास। क्योंकि हम मिथिला से आते हैं तो स्वाभाविक है मिथिला के लोग की एक्सपेक्टेशन हमसे ज़्यादा होगी। लेकिन मुझको नहीं लगता है ये, और मतलब चाहे मैं हूँ या मानिए संजय जी हों, सबका उद्देश्य, हम लोग तो कॉमन पॉइंट यही है ना कि हम लोग सब लोग डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। हम लोग डेवलपमेंट पॉलिटिक्स पे विश्वास करते हैं। और मुझको लगता है कि ये जो भी ये कह रहे होंगे, मतलब अब किस आधार पर कहते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। और ये जब एक ज्वाइंट एफर्ट होता है तो बेटर रिजल्ट आता है, और आप बेटर माइलस्टोन को आप अचीव करते हैं। अच्छा, एनडीए का डंका फिर इस बार बजेगा? कोई डाउट बिहार में, मिथिला में कोई रीजन नहीं है, मतलब कोई कारण होगा ना। तो मुझको लगता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर लोगों को भरोसा है, ट्रस्ट है। और वो ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता है। जो लोगों ने मेहनत किया है तब वो विश्वास अर्जित किया है। तो एनडीए की सरकार ना बने, और अब का जो समय है, जो 20 वर्षों में जो हम लोगों ने अचीव किया है, अब तो ये 5 वर्ष आप समझिए ऊंचाइयों छूने का है। मतलब अब तो बिहार को एक वहां हमको ले जाना है जहां के लिए 20 वर्ष हमने मेहनत की, अब बड़ी उड़ान की तरफ। एकदम कोई कहेगा अरे 20 साल है, भाई 20 साल में आप देखो क्या क्या नहीं हुआ। हाँ। और अब अगर ये 5 साल हमारा है तो उस 20 साल की मेहनत को, उसके परिणाम को एक लॉजिकल एंड तक हम ले जा पाएंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपना कीमती वक्त दिया न्यूज हार्ट के पॉडकास्ट को। तो हमारे साथ थे बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, और बेबाक जवाब, गंभीर सवाल। तो अगले एपिसोड में फिर किसी खास मेहमान से हम मिलेंगे, ऐसे ही तीखे सवालों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।